न्यूज ब्लास्ट में खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की। इन दिनों रूस के दौरे पर है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। ब्रिक्स संसदीय सम्मेलन के दौरान स्पीकर बिरला ने भेंट भी की। दरअसल तजाकिस्तान की संसद के अध्यक्ष वहां पर मौजूद थे। जोकिर जोदा महमद तौहिर जोहिर के साथ उनकी भेंट रही और ऐसे में स्पीकर बिरला को पुनः लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने पर उनकी ओर से शुभकामनाएं दी गई। दोनों देशों की संसदों के बीच जो सहयोग है, सहयोग के स्तर को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर विस्तार से चर्चा हुई, इस पर विस्तार से डिस्कशन हुआ। इसके अलावा तजाकिस्तान में भारत की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया गया। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति की भारत यात्रा को ऐतिहासिक बताया। आपको याद होगा कि जब वो पहुंचे थे भारत की यात्रा पर, अपने देश पहुंचकर उन्होंने भारत के उन स्थलों की जहां पर वो पहुंचे थे, हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में जो भेंट थी उसकी तमाम सारी बातों को देश में जाकर भी दोहराया और इस यात्रा को ऐतिहासिक करार दिया था। ऐसे में तजाकिस्तान और भारत इन दोनों ही देशों के बीच व्यापार की प्रगति को भी महत्वपूर्ण बताया लोकसभा अध्यक्ष ने। और ऐसे में तजाकिस्तान में जो भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे हैं उनका भी विशेष ख्याल रखने का आग्रह किया। भारतीय संगीत के तजाकिस्तान में लोकप्रिय होने की जानकारी भी दी और एक अच्छी बात रही, क्योंकि जो संगीत है उसकी लोकप्रियता का पैमाना तजाकिस्तान तक भी पहुंचा है। वहां पर भी भारतीय संगीत को काफी पसंद किया जा रहा है। ऐसे में दोनों देशों के मध्य मजबूत ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध में तजाकिस्तान के सांसदों और अधिकारियों को भारत में प्रशिक्षण का भी प्रस्ताव इस मुलाकात के दौरान दिया गया। किसानों ने जताया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार। बजट में किसानों को सौगात देने पर आभार जताया। सरकार इस बार शानदार बजट लेकर आई है। किसानों के लिए एक अलग से बजट, जिसका जब किसानों तक ब्यौरा पहुंचा और जानकारी पहुंची कि इस बार के बजट में सरकार ने बम्पर घोषणाएं की है किसानों के लिहाज से भी। ऐसे में सीएमआर पहुंचे किसान और उन्होंने सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जताया। जो अवसर था वो खास था क्योंकि अन्नदाताओं पर भी इस बजट में फोकस रखा गया। इस अवसर पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि अन्नदाता के जीवन स्तर को और कैसे बेहतर बनाया जाए, उसको लेकर के राज्य सरकार लगातार कोशिश कर रही है, प्रतिबद्ध है। बेहतर जिंदगी, बेहतर जीवन यापन, बच्चों के लिए भी संसाधन हो, अन्नदाताओं के परिवार को भी किसी तरह से परेशानी का सामना ना करना पड़े और कहीं ना कहीं जो मजबूरी का सितम हो जाता है अन्नदाताओं के सामने मौसम जनित रहस्यों को लेकर के, कई बार बारिश की कमी, कई बार बारिश की अधिकता, कई बार धूप, सर्दी और ऐसे में बेमौसम बरसात की वजह से भी किसानों की फसलें जो पिछली बार तबाह हुई थी उसको लेकर भी बजट में नए प्रावधान दिए गए हैं। ऐसे में किसानों का आर्थिक सशक्तिकरण हमारा संकल्प है। ये बात सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मुलाकात के दौरान भी दोहराई। उन्होंने ये भी कहा कि देश में सर्वाधिक शासन करने वालों ने किसानों की चिंता नहीं की, लगातार किसानों को, अन्नदाताओं को इग्नोर किया, ये उन्होंने विपक्ष के लिए कहा। और ऐसे में बजट में कृषक कल्याण के लिए 96,000 करोड़ से अधिक का प्रावधान दिया है सरकार ने। डबल इंजन की सरकार है, केंद्र के साथ पूरा सहयोग रहेगा और किसानों को प्रदेश के स्तर पर हर सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने किसानों के दर्द को भलीभांति समझा, उनके जीवन स्तर में कैसे बदलाव किया जाए इसके संकल्प को लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मुलाकात के दौरान ये भी कहा कि राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन के अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपए भी खर्च होंगे। वाटर ग्रिड के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक के कार्य करवाए जाएंगे। तमाम सारी बातें, क्योंकि बजट में भी इसको दोहराया था। और आज जब मुलाकात करने, धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए किसान पहुंचे, आपको याद होगा जब बजट आया उससे पूर्व भी बजट पूर्व संवाद में जब सभी वर्गों के साथ सुझाव दिए सीएम भजनलाल शर्मा ने लगातार बैठकों के जरिए तो अन्नदाताओं पर भी विशेष फोकस रखा था। वहां से भी प्रतिनिधि पहुंचे थे और जो ज्वलंत समस्याएं हैं राजस्थान के अन्नदाताओं की उसे दोहराया था और उन्हीं सभी बातों पर बजट में खासा गौर फरमाया गया। एक शानदार बजट आया जिसका धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए किसान आज सीएमआर पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने धन्यवाद दिया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को धन्यवाद। दरअसल प्रदेश के विद्युत ग्रहों को कोयला सप्लाई के लिए ब्लॉक के लिए धन्यवाद उन्होंने दिया। ऐसे में पीईकेबी कोल ब्लॉक की 91.21 हेक्टेयर वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति दी है। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजस्थान सरकार को यह अनुमति दी और ऐसे में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ सरकार का आभार जाहिर किया, उन्हें धन्यवाद दिया। होगा क्या इस अनुमति के बाद? दरअसल जो अनुमति है, जो परमिशन है, इससे राजस्थान की 4,340 मेगावाट थर्मल प्लांट्स को कोयला मिल सकेगा, कोयला मिलेगा। बिजली की समस्याएं काफी हद तक कोप अप की जा सकेगी और कुल मिलाकर के जो फैसला है उसको एक अच्छे, पॉजिटिव, सकारात्मक दिशा में भी एक कदम माना जा रहा है। दो राज्यों के बीच आपसी संबंध को लेकर भी और दोनों राज्य चूंकि
भारतीय जनता पार्टी की शासित राज्य है, ऐसे में आने वाले दिनों में भी ईआरसीपी को लेकर के बात हो या फिर कोयले को लेकर के बात हो, जो संभावनाओं के द्वार है वो इस अनुमति के बाद और ज्यादा खुलेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया से रूबरू हुए सीपी जोशी, कहा बजट विकसित राजस्थान, समृद्ध राजस्थान का आधार बनेगा। बजट को लेकर के जिस तरह से पहले भी जो बयान लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि इस बार का बजट आप देखिएगा, इस बार का बजट सर्वांगीण विकास वाला होगा, इसमें सभी वर्गों पर ध्यान दिया जाएगा, सभी पर फोकस किया जाएगा। और अब चूंकि बजट सभी के सामने है, प्रशंसा इस बजट की जा रही है और सरकार ने बजट पेश करने के अगले दिन से ही सीएम भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजस्थान के विकास का जो नया आधार होगा वो ये बजट होगा। उन्होंने कहा कि सिंचाई से लेकर पेयजल तक इस बजट में प्रावधान किया गया है, किसी भी चीज को छोड़ा नहीं गया। कहीं पर भी ये नहीं लिखा गया कि बजट जब प्रभावी हो जाएगा उसके बाद में कितने समय तक रहेगा, यानी कि जो जनता के लिए रियायतों का दौर है, जो किफायत जनता को मिल पाएगी इस बजट के जरिए, वो लगातार उसके जरिए जारी रहेगी। लेकिन 25 लाख माफ कीजिएगा नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य भी रखा गया। कुल मिलाकर के राजस्थान की जो आधारभूत समस्याएं हैं, नल, जल, इन तमाम चीजों को इस बजट में समाहित किया। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने जब प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में पिछली सरकार केवल घोटाले करती रही और जनता तक उन लाभों को पहुंचाया ही नहीं गया जो लाभ जनता तक पहुंचने थे। उन्होंने कहा कि अब बजट में बिजली की आत्मनिर्भरता के लिए कदम उठाए हैं, सौर ऊर्जा के लिए भी, सोलर प्लांट्स के लिए भी कदम उठाया गया है, जो आने वाले दिनों में एक रेवोल्यूशनरी कदम बनेगा। आने वाले समय में बिजली के संकट की समस्या का समाधान होगा, क्योंकि सोच विचार कर ये बजट आया है। ये मुफ्त की रेवड़ियों वाला बजट नहीं है, बल्कि ये जो बजट है ये धरातल पर साबित होने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि आदर्श 16 ग्राम योजना के माध्यम से 2 लाख घरों में बिजली की पहुंच होगी। जहां उद्योग होगा तो रोजगार बढ़ेगा। औद्योगिक क्षेत्र की मजबूती के लिए नई पॉलिसी भी लाई जाएगी। एमएसएमई क्षेत्र के एंटरप्रेन्योर लोगों को मजबूती मिलेगी और पर्यटन बढ़ाने के लिए कदम भी उठाए गए। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि इसी वर्ष 1 लाख सरकारी भर्तियों की सौगात भी युवाओं के लिए एक स्वर्णिम अवसर है। संभाग स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, जिससे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। किसानों की अगर बात करें, अन्नदाताओं के लिए विशेष प्रावधान इस बजट में और ऐसे में कृषि विकास कोष जैसी ऐतिहासिक घोषणाएं की गई है। पशुपालकों के लिए भी मंगला पशु बीमा योजना शुरू की जाएगी। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में सह प्रभारी विजय राहटकर भी उनके साथ मौजूद रहे। 4 साल में पूरा हो जाएगा ईआरसीपी का पहला चरण। इसीलिए खुशखबरी, क्योंकि ईआरसीपी जिसका 13 जिले इंतजार कर रहे थे, कई सालों का इंतजार, लेकिन 4 साल में जो पहला चरण है, जो पहली उम्मीद है, वो पूरी हो जाएगी। ऐसे में बीसलपुर और इसरदा में पेयजल प्रबंधन के लिए जो पहला चरण है ये होगा। पहले चरण के काम के लिए साउथ की कंपनी को वर्क ऑर्डर मिल चुका है। इसमें रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नौनेरा में नहरी तंत्र और जो पंपिंग स्टेशन है, मेज नदी पर पंपिंग स्टेशन और 2.5 किलोमीटर लंबी टनल को तैयार किया जाएगा। 4 साल का समय इसके लिए रखा गया है। 4 साल के बाद उम्मीद यही है, क्योंकि जिस तरह से गति रहेगी, जो रफ्तार रहेगी, वो 4 साल में इस काम की प्रथम चरण की पूर्ति की रहेगी। इंद्रगढ़ की पहाड़ियों के पीछे 2 चरणों में इस टनल को बनाया जाएगा। 12 मीटर चौड़ाई होगी इस टनल के घेरे की। गलवा बांध से इसरदा तक 30 किलोमीटर, गलवा बांध से बीसलपुर तक 60 किलोमीटर लंबी नहर डाली जाएगी। हालांकि कृत्रिम होगी, लेकिन कई मायनों में खास होगी। इससे कई जगहों की, कई क्षेत्रों की जो पानी की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। 4 साल के बाद खत्म होगी, लेकिन पहला चरण खत्म होने के बाद उम्मीदें और ज्यादा इन जिलों की बढ़ जाएगी। जो 13 जिले लगातार ईआरसीपी की मांग कर रहे थे और सरकार ने जो सरकार बनने से पहले घोषणा पत्र में वादा किया था, वो सरकार बनते ही पूरा भी किया 100 दिन के भीतर। ऐसे में वर्ष 2028 तक का ये लक्ष्य है, जहां बीसलपुर और इसरदा को ईआरसीपी के पहले चरण का लाभ मिलेगा। बीसलपुर को 11.2 टीएमसी पानी दिया जा सकेगा, जबकि इसरदा को 10.5 टीएमसी पानी दिया जा सकेगा। खान विभाग बजरी प्लॉट्स की नीलामी करेगा। दरअसल बजरी के 5 दर्जन प्लॉट्स ऑनलाइन नीलामी प्लेटफॉर्म पर पहले चरण में, और जो 5 प्लेटफॉर्म्स हैं वो पहले चरण के अंतर्गत बालोतरा का रहेगा, ब्यावर रहेगा, नागौर होगा, उसमें पाली होगा, जोधपुर ग्रामीण के 2-2 प्लॉट्स होंगे। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में 1-1 प्लॉट की नीलामी होगी। दरअसल सभी प्लॉट्स के लिए बिड प्रतिभूति राशि 40 लाख रुपए निर्धारित है। ये प्रति प्लॉट की राशि है।
ऐसे में 23 जुलाई से 1 अगस्त तक ऑनलाइन बोली का आयोजन किया जाएगा। तो दूसरा दौर होगा, ये पहला चरण था। उसके दूसरे दौर के भीतर ब्यावर, नागौर, पाली, बालोतरा व जोधपुर ग्रामीण में 1-1, झालावाड़, सवाई माधोपुर में 2-2, भीलवाड़ा में 3 प्लॉट्स की नीलामी होगी। 6 अगस्त से 14 तक होगा ऑनलाइन बोली का आयोजन। तीसरा दौर भी होगा, जिसमें ब्यावर नागौर 2, पाली 2, जोधपुर ग्रामीण 2, बालोतरा में 2, भीलवाड़ा में 3 प्लॉट्स और 22 अगस्त से 5 सितंबर तक ऑनलाइन बोली का आयोजन होगा। इसके चौथे चरण में नागौर में 1, पाली में 2, जोधपुर ग्रामीण में 2, बालोतरा में 3, भीलवाड़ा में 4 प्लॉट और 10 सितंबर से 24 सितंबर तक ऑनलाइन बोली का आयोजन इस चौथे चरण के लिए होगा। 5वें चरण की बात अगर करें तो टोंक में 3, पाली के 4, जोधपुर के 2 और भीलवाड़ा के भी 2, सिरोही के 1 प्लॉट का जो निर्धारण है वो होगा। इसमें 25 सितंबर से 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन बोली का आयोजन किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रतापगढ़ की, जहां नवनिर्मित न्यायालय भवन का लोकार्पण समारोह है कल। धरियावद रोड स्थित न्यायालय भवन का कल लोकार्पण समारोह होगा और ऐसे में कल सुबह 10 बजे इस भव्य समारोह के साक्षी बनेंगे वहां के नुमाइंदे भी, क्योंकि न्यायालय भवन का लोकार्पण होगा। राजस्थान हाईकोर्ट के सीजे MM श्रीवास्तव इस भव्य कार्यक्रम के प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे, वहां पहुंचेंगे, लोकार्पण कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। प्रतापगढ़ जिले के संरक्षक जज जस्टिस विनीत कुमार माथुर भी मौजूद होंगे। इनके अलावा भी कई शख्सियतें, जस्टिस मनोरी लक्ष्मण, जस्टिस फरजंद अली भी लोकार्पण समारोह में शामिल होंगे। प्रतापगढ़ सेशन न्यायाधीश ओमी पुरोहित भी सभी न्यायिक अधिकारियों के साथ वहां पर मौजूद होंगे। दरअसल प्रतापगढ़ बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवंत सिंह बंजारा सहित सभी पदाधिकारियों की मौजूदगी भी होगी, क्योंकि लंबे इंतजार के बाद प्रतापगढ़ में न्यायालय भवन का लोकार्पण समारोह कल है। इसकी मांग लगातार की जा रही थी और अब ये बनकर तैयार है। लोकार्पण समारोह में कल सभी आपको नजर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं झारखंड की, जहां के नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति जस्टिस रामचंद्र राव होंगे। झारखंड के नए चीफ जस्टिस हिमाचल प्रदेश के जस्टिस हैं S रावचंद्र राम। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने सिफारिश की थी उनके नाम की और ऐसे में झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी, चूंकि 19 जुलाई को अपनी सेवाओं से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, अब उनका स्थान लेंगे। चीफ जस्टिस की नियुक्ति के आधार पर जब नाम सामने आए कई सारे नाम, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश की थी और ऐसे में S रामचंद्र राव, जो अभी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के जस्टिस हैं, वो झारखंड के नए चीफ जस्टिस होंगे। कांग्रेस ने पहली बार मनाई है YS राजशेखर रेड्डी की जयंती। संयुक्त आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे YS राजशेखर रेड्डी। 15 वर्ष पहले एक हेलीकॉप्टर हादसे में YSR रेड्डी का निधन हो गया था। YSR रेड्डी की 75वीं जयंती पर दोनों राज्यों में कार्यक्रम हुए। तेलंगाना की कांग्रेस सरकार ने हैदराबाद से लगाई चित्र की प्रदर्शनी और आंध्र प्रदेश में उनकी बेटी YS शर्मिला ने समारोह में राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की तस्वीरें भी देखी, जहां उन्होंने शिरकत की पहुंचकर। आंध्र प्रदेश की अगर बात करें तेलंगाना से हटकर, तो आंध्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष YS शर्मिला ने यह आयोजन रखा, जिसमें कांग्रेस के बड़े चेहरे भी नजर आए। खुद राहुल गांधी भी पहुंचे और इस कार्यक्रम में शिरकत की।